चालू कर दिया हमने। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टडी ओनली IQ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मध्यकालीन हिस्ट्री चल रही है और मध्यकालीन हिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में अपन जब पढ़ रहे हैं, आज अपन पढ़ेंगे नसरुद्दीन महमूद। जैसे अपने आराम शाह और ये सब शासन पढ़े और इसके बाद अपन धीरे धीरे चलते हुए रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बहरम शाह और ये सब चीज़ चलते हुए अपन आए आज नसरुद्दीन महमूद। अपन नसरुद्दीन महमूद पढ़ेंगे और नसरुद्दीन महमूद से पढ़ेंगे अपन बलबन, जो मध्यकालीन हिस्ट्री गुलाम वंश का इम्पोर्टेंट लास्ट पार्ट माना जाता है बलबन, जो अपन शुरू करते हैं आज नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद में बताएंगे, देखो नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 तक गद्दी पर रहा। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल काफ़ी ज़्यादा लंबे पीरियड तक नहीं माना जाता है, पर फिर भी कम नहीं है। इतने टाइम नसरुद्दीन महमूद दिल्ली के गद्दी पर रहा। काफ़ी अच्छी तरह से इसने शासन किया और काफ़ी अच्छा राजा माना जाता है। नसरुद्दीन महमूद का अपने शासनकाल में एक अलग ही तरीके से इसने शासन किया। जैसे गुलाम वंश में अपन ने सभी को पढ़ा, अपन धीरे धीरे अपन जैसे रजिया सुल्तान पढ़ा, इल्तुतमिश पढ़ा, इन सभी राजाओं को अपन ने पढ़ा, तो सबका शासन करने का तरीका अलग अलग था। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी वंश की स्थापना थी तो वो गुलाम वंश की थी, क्योंकि इससे पहले कोई वंश स्थापित नहीं हुआ था। तो सब राजाओं का शासन करने का अपना अलग अलग तरीका था। अगर पहले से कोई वंश स्थापित होता है तो एक दूसरे से शासन करने की तरीका मिलता है, पर पहली बार दिल्ली सल्तनत में अगर किसी वंश की स्थापना हुई थी तो वो हुई थी गुलाम वंश की, जो मुस्लिमों द्वारा की गई थी और उससे पहले किसी मुस्लिम ने शासक नहीं किया था। इसलिए गुलाम वंश में जितने भी राजा थे और जितने भी राजाओं ने शासन किया तो सबके शासन करने का तरीका थोड़ा अलग अलग था और पहली बार कोई शासन कर रहा था, इसीलिए इनका शासनकाल ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहा। पर नसरुद्दीन महमूद एक अच्छा राजा माना जाता है। इसने अपना शासनकाल बहुत अच्छे तरीके से किया। बताया जाता है कि इसने प्रजा और साम्राज्य का जो पैसा था उससे इसने अपना खर्चा नहीं चलाया। ये टोपियाँ सिलता था, कुरानों की कॉपियाँ करता था, जो और उन कुरानों को अपने हाथ से लिखता था, उनकी कॉपी करके उनको बाज़ारों में बेचकर ये अपना खर्चा चलाता था। और टोपियाँ सिलकर, जो टोपियाँ रहती थी, जो राजाओं की जो टोपियाँ उस टाइम बाज़ारों में बिकती थी, उन टोपियों को सिलकर ये अपना खर्चा चलाता था। इसका शासन करने का एक अलग ही तरीका था और ये उस तरीके से शासन कर रहा था। पर काफ़ी ईमानदार और योग्य राजा था, पर ज़्यादा ईमानदारी होने के कारण इसका शासनकाल ज़्यादा अच्छे टाइम तक नहीं चला, क्योंकि इसका जो तरीका था वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया। क्योंकि ये बड़ी ईमानदारी से शासन कर रहा था, अपना खर्चा साम्राज्य और प्रजा के पैसों से नहीं चला रहा था, अपना खर्चा खुद अपने पैसों से चला, मतलब राजा होने के बाद भी एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहा था नसरुद्दीन मसूद। देखो नसरुद्दीन महमूद एक तुर्क शासक था। जैसे अपन गुलाम वंश में पढ़ रहे थे तो गुलाम वंश में अपन ने पढ़ा तुर्क के बाद गुलाम वंश की स्थापना हुई, तो ये भी कौन था? एक तुर्क शासक था, ठीक है, जिसका शासनकाल 1246 से 1265 तक चला। वह दिल्ली सल्तनत का 8वां सुल्तान वह भी गुलाम वंश से था। मतलब यह दिल्ली का 8वां सुल्तान था। मतलब गुलाम वंश में दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला 8वां सुल्तान था नसरुद्दीन मसूद, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और इसको 8वां सुल्तान माना जाता है। जैसे बताया जाता है कि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो एक एक करके दिल्ली की गद्दी पर बैठे, पर इल्तुतमिश ने सबसे योग्य, जैसे अपनी बेटी रजिया सुल्तान को बताया था कि वो सबसे योग्य थी, पर वो महिला होने के कारण उसका शासनकाल ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, उसको हटा दिया। उसी तरह से काफ़ी और राजा बने। सबका अपना शासन करने का तरीका अलग था और नसरुद्दीन महमूद का भी अपना शासन करने का तरीका अलग था। वह भी गुलाम वंश सा था। गुलाम वंश अपन पढ़ी रहे हैं और गुलाम वंश से ही दिल्ली की गद्दी पर कोई राजा बैठा था तो वो नसरुद्दीन महमूद बैठा था। कौन से नंबर का शासक था? 8वें नंबर का था। मतलब जब से दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश शुरू हुआ, धीरे धीरे अलग अलग राजाओं ने शासन किया और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला 8वां गुलाम वंश था, 8वां गुलाम वंश का शासक था। और ये भी कौन था? ये तुर्क था। बताया जाता है कि ये एक तुर्क व्यक्ति था, इल्तुतमिश के वंशज से था, पर था कौन? तुर्क।
वह कुरान की लिखावट कर उसे बाजारों में बेचता था। नसरुद्दीन महमूद कुरान लिखता था, कुरान की कॉपी करता था और कुरान की कॉपी कर कर बाजारों में बेचता था, जिससे ये अपना खर्चा चलाता था। जो बाजारों में कुरान की कॉपी लिखकर ये बेचता था, उससे क्या करता था, ये अपना खर्च चलाता था। राज्य और साम्राज्य और प्रजा के जो पैसे थे, जो एक प्रकार से कर लिया जाता है, जो प्रजा से पैसे वसूल किए जाते हैं, राजाओं को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, उन सुख सुविधाओं को ये अपने जीवन में व्यतीत नहीं करता था। ये अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए, मतलब अपनी जीवनी चलाने के लिए ये खुद का काम करता था। ये अब कुरान की लिखावट करता था और टोपियां सिलता था, वो उससे अपना खर्चा चलाता था। एक तरह से माना जाए तो ये उसका हुनर था। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अगर किसी पद पर है और वो उसको अपने हुनर के द्वारा कमा नहीं सकता या अपने हुनर के द्वारा अपना खर्चा नहीं चला सकता। इसको ऐसा लगा कि अगर राजा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक आम व्यक्ति नहीं हूं। एक पद मिला है और पद के जरिए अगर ये किसी गद्दी पर बैठा है तो उसने सोचा कि मैं जो मेरे अंदर जो हुनर है और मैं जो करना चाहता हूं उसको करके भी तो अपना खर्चा चला सकता हूं। तो इसने कुरान लिखी, कुरानों की कॉपियां करना शुरू करी और उन कॉपियों को इसने बाजारों में बेचना शुरू करी। फिर ये बताया जाता है कि ये टोपियां भी सिलता था और उन टोपियों को सिलकर ये अपना खर्च चलाता था। मतलब राजा होने के बाद एक ईमानदार व्यक्ति की तरह जीवन जीता था। जो ये जीवन जो जीता था, ये इसका जीवन कहीं ना कहीं मतलब गुलाम वंश उस टाइम थे और उनके जो शासक थे, जैसे चालीसे चहलगानी के जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो वंश गुलाम वंश को संभाला जा रहा था। एक राजा के बाद अगर किसी को उस मतलब उस वंश की संभालने की और उसकी देख रेख जो दी गई थी, वो गुलाम वंश के 40 चहलगानी के लोग जो इल्तुतमिश ने बनाया था, उसके लोग कहीं ना कहीं इस साम्राज्य को गाइड करते थे। मतलब वो देखते थे कि राजा किस तरह शासन कर रहा है, कौन शासन के योग्य है, कौन नहीं है। वो उस तरह से शासन को संभालने का काम करते थे। वो कहीं ना कहीं इसका ये जो चीज थी, इसका जो करने का तरीका था, उन लोगों को पसंद नहीं आया, पर इसे अपना अच्छा लगता था। ये एक साधारण व्यक्ति था, साधारण जीवन जीना चाहता था, इसलिए ये अपने साधारण जीवन में इन सारी चीजों को मानना चाहता था। पर यही सारी चीजें इसकी कहीं ना कहीं अयोग्यता का कारण बनी। जो चीजें उन लोगों को पसंद नहीं आई कि एक राजा को अगर ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं उसके साम्राज्य को, उसकी प्रजा को कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत तरीके से लगी और इसीलिए इसका विरोध होना शुरू हो गया और जल्दी ही इसको सत्ता से हटा दिया गया। और उसके समय जो व्यक्ति था वो था बलबन। बलबन ने इसे नायब ए मामूली कान का पद दिया था, क्योंकि उस टाइम बलबन था। इसने बलबन को नायब ए मामूली कान का पद दिया था, जो इससे पहले शुरू कर दिया गया था। इससे पहले जो शासक था उसने नायब ए मामूली कान का पद शुरू किया और उस पद पर बलबन नियुक्त किया, पर उस बात के बलबन को हटा दिया गया और उसने दोबारा बलबन को नायब ए मामूली कान का पद दिया गया। जैसे पूरे गुलाम वंश में अपन ने एक कवि को पढ़ा, एक लेखक को पढ़ा, उनने एक किताब लिखी तकवाते ए नासिरी। मियाज सिराज ने एक किताब लिखी तकवाते ए नासिरी। अपन ने सभी राजाओं में, जितना भी गुलाम वंश में जितने भी राजाओं के बारे में और गुलाम वंश के बारे में लिखा गया है, तो एक व्यक्ति ने लिखा, उनने अपनी पुस्तक लिखी तकवाते ए नासिरी और मियाज सिराज ने इसको लिखा। तो उनको इसने अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था। मतलब मियाज सिराज जो कवि हैं, उनको इसने अपने दरबार में एक पद दिया था, काजी का पद। और उन्होंने ही मियाज सिराज ने अपनी पुस्तक तकवाते नासिरी में इसके जीवन की रचना के बारे में वर्णन किया। उन्होंने ही बताया कि ये एक ऐसा शासक था जो कुरान की कॉपी लिखकर और टोपी का सिलकर अपनी जीवन याचिका करता था। इसके बारे में किसी कवि ने बताया था, किसी व्यक्ति ने अगर इसके बारे में लिखा था तो वो थे मियाज सिराज, और अपनी पुस्तक तकवाते नासिरी में लिखी थी। उनको इसने अपने दरबार में एक पद दिया, वो पद दिया काजी का। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह 1249 में नसरुद्दीन मसूद से करा। बलबन 40 चहलगानी का सदस्य था और पूरे गुलाम वंश में उसका अच्छा खासा, हर राजाओं के टाइम पर उसका अच्छा खासा टाइम रहा। सबने उसको अपने दरबार में पद दिया, सबके योग्य से और उसके शासन से बलबन के जरिए सबने शासन किया। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मसूद से करा दिया।
बलबन की जो बेटी थी उसका विवाह बलबन ने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह नसरुद्दीन मसूद से करा दिया। पर इसके बाद ये बलबन का ससुर था, इसके बाद बलबन जो गद्दी पर बैठेगा वो इसका कहीं ना कहीं दामाद रहेगा। और इसके बताया जाता है कि इसकी बेटी थी, पुत्र ना होने के कारण बलबन इसके बाद शासक बना। पर बलबन पहले से भी शासक बनने की योग्य था क्योंकि वो 40 चहलगानी का सदस्य था। 40 चहलगानी के सदस्य होने के कारण लास्ट में अगर कोई व्यक्ति अगर जिससे शासक नहीं रहा, राजा की प्रजा नहीं रही, और वैसे भी बलबन के जरिए ही गुलाम वंश में शासक बने। बलबन को सभी का शासन टाइम पर बलबन का रहा। बलबन का एक अहम भूमिका रही गुलाम वंश में क्योंकि वो इल्तुतमिश के द्वारा चुना गया 40 चहलगानी का व्यक्ति था। इसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया 1249 में और बलबन को दोबारा इसने नायब का पद दे दिया। बलबन को नायब के पद पर नायब बना दिया और 1249 में अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया। मतलब बलबन से सगे संबंधी का रिश्ता इसने जोड़ लिया नसरुद्दीन महमूद ने। वह एक सुल्तान था जो टोपियां सिलकर अपना जीवन गुजारता। जैसे मैंने बताया था कि बलबन टोपियां सिलता था और टोपियां सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह एक ऐसा सुल्तान, गुलाम वंश से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे इतना ही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपियां सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था, कुरान की कॉपी करता था और उसके जरिए अपना जीवन व्यतीत करता था। बलबन क्या नसरुद्दीन महमूद में बस इतना ही। आगे अपन पढ़ेंगे बलबन, क्योंकि ये जो छोटे छोटे शासक थे, ये राजाओं थे, इनको एक तो मिक्स करके ही पढ़ा दिया जाता है। बहुत से लेक्चर जो होते हैं उनको मिक्स करके बता दिया, फिर मैंने आपको सभी में सेपरेट थोड़ा थोड़ा बताया है। आगे अपन पढ़ेंगे बलबन, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बताया जाता है इसके टाइम पर मंगोलों का आक्रमण रहा और काफ़ी अच्छी तरह से इसने शांतिपूर्वक शासन चलाया। पर कहीं ना कहीं इसके शांतिपूर्वक और उसकी जो तरीका था, जो जरिया था वो काम करने का और जो साम्राज्य को संभालने का, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया। इसलिए ज़्यादा लंबे टाइम तक शासन नहीं रहा और एक साधारण व्यक्ति था और साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करता था। इसलिए इसके शासनकाल में, इसके साम्राज्य में ज़्यादा उपद्रव और विद्रोह नहीं रहा, शांतिपूर्वक इसका शासन चला। इसके बाद गद्दी पर बैठेगा बलबन, जो गुलाम वंश का लास्ट माना जाएगा और उसके बाद दूसरा वंश शुरू होगा, जो अपन आगे पढ़ेंगे। आगे कल की क्लास में अपन बलबन पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।